आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम दिल्ली धमाकों से जुड़ी वही जानकारी आपके सामने लेकर के आते हैं जो पूरी तरीके से हम खुद जांच लेते हैं। हमने कल उमर नबी का एक वीडियो दिखाया था जिसमें वो आत्मघाती हमले को जायज़ ठहरा रहा था। वो कह रहा था कि ये शहादत है, जबकि इस्लाम में साफ कहा गया है कि जीवन देने और लेने का हक खुदा का है। खुद की जान लेने की बात पर इस्लाम कहता है कि ये हराम है। तमाम लोग ये सवाल उठाते रहे हमें कि इसके लिप सिंक हैं, ये वीडियो फेक है। हम बता दें कि वो वीडियो फेक नहीं है, वो उमर नबी के फ़ोन से मिला है। और इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि उमर नबी के फ़ोन से और भी कुछ वीडियोज़ मिले हैं और कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी चौंका देने वाली हैं। आपको बताएं कि उमर नबी, जिसने 10 तारीख को दिल्ली के लाल किले के बाहर अपनी गाड़ी को उड़ा लिया जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है, वो अपने जैसे लगभग 10 लड़के तैयार कर रहा था। जो वीडियो हमने कल आपको दिखाया वैसे ही वीडियो वो खुद रिकॉर्ड करता था और रिकॉर्ड करके तमाम दूसरे लड़कों को भी भेजता था। ये सारी जो जानकारी मिली है वो उमर नबी के फ़ोन से मिली है। उसके पास 2 फ़ोन थे, एक तो धमाके में उड़ गया और दूसरा फ़ोन वो कुछ दिन पहले जब वो अपने गांव गया था पुलवामा, वहाँ पर वो अपने भाई को दे करके आया था। उसके भाई ने वो फ़ोन, खबर मिलते ही कि डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया है और कुछ हालात बिगड़ रहे हैं, उसके भाई ने वो फ़ोन तालाब में डाल दिया। तालाब से फ़ोन रिकवर किया गया है और उसी से उमर नबी का वो वीडियो मिला जो हमने कल आपको दिखाया था। आपको बताएं कि वो लगातार ऐसी वीडियोस बनाता था और युवाओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। इसका खुलासा हुआ है। एनआईए के मुताबिक जो आरोपी हैं, जो इसमें दूसरे आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक के फ़ोन से डॉक्टर उमर के 12 वीडियो समेत 70 से ज़्यादा वीडियो हैं। तो ये जो आमिर है, वानी है, ये सब उस स्क्वाड का हिस्सा थे जिन्हें डॉक्टर उमर नबी और मुजम्मिल तैयार कर रहे थे कि आप आत्मघाती हमले करें। आपको बताएं कि जो पकड़े गए हैं उनमें से 7 युवा कश्मीरी मूल के हैं और सभी अल फला यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, जिसमें कुछ तो पढ़ भी रहे हैं वहाँ पर। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले हैं। यानी 11 युवाओं को डॉक्टर उमर ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। और वैसे ही एक वीडियो जो हमने कल आपको दिखाया था जिसमें कह रहा था उमर कि ये शहादत है, ये हराम नहीं है, इसके बारे में गलत इंटरप्रिटेशन है इस्लाम को लेकर के। जांच में ये भी सामने आया है कि जो i20 कार का मालिक है, जिसका नाम आमिर राशिद अली है, उसने ही i20 कार ख़रीद करके उमर नबी को दी थी। उमर नबी राशिद को बोल रहा था कि आप आत्मघाती हमला करो, लेकिन राशिद तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उमर तैयार हुआ और उसने जा कर के खुद मानव बम बन करके अपने आप को उड़ा लिया। उमर ने इस राशिद को भी ऐसे ब्रेन वॉश कर देने वाले वीडियोस भेजे हैं। एजेंसियों को शक है कि उमर नबी एक पूरी फिदाइन टीम तैयार कर रहा था और उसका टारगेट कई राज्यों के युवा थे, जिसमें कश्मीरी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल के युवा शामिल थे। बाकायदे सोशल मीडिया के ज़रिए एक प्लानिंग की गई थी जिसकी जांच अभी चल रही है। आपको बताएं कि ये ब्लास्ट से पहले 2 हफ्ते पहले डॉक्टर उमर अपने घर गया था पुलवामा में, कोइल गांव में इसका घर है। और उमर ने अपने 2 मोबाइल में से एक मोबाइल अपने भाई ज़हूर इलाही को दिया और कहा कि अगर कोई खबर आए मेरी तो उसे पानी में फेंक देना। इसी फ़ोन से ये वीडियो मिला है जिसमें उमर आत्मघाती हमले को शहादत का ऑपरेशन बता रहा है। ज़हूर ने सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में फ़ोन के बारे में जानकारी दी। ज़हूर ने बताया कि उमर ने उसे 26 से 29 अक्टूबर के बीच फ़ोन दिया था और जब 9 नवंबर को अल फला यूनिवर्सिटी से उमर के साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनी उसने, तो उसने घबरा कर के फ़ोन पास के एक तालाब में फेंक दिया था। और जांच एजेंसियों ने 9 नवंबर को उमर के दोनों फ़ोन तलाशे तो दोनों फ़ोन बंद मिले थे।
एक फ़ोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली और दूसरे की पुलवामा थी। इसी दौरान ज़हूर से पूछताछ चल रही थी कि दिल्ली में आत्मघाती धमाका हो गया था। बाद में तालाब से फ़ोन बरामद हुआ। हालांकि पानी में डूबने की वजह से बहुत सारी चीज़ें रिकवर नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी डिजिटल सबूत हैं वो उमर के बारे में मिल गए हैं। वीडियो में आपने वो वीडियो हम दोबारा नहीं सुना रहे हैं क्योंकि माहौल ख़राब होता है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस तरीके के कृत्य को जस्टिफाई करे और हम उसको प्लेटफॉर्म दें। हमने कल ज़रूर चलाया था वीडियो, लेकिन आज हम वो वीडियो नहीं चला रहे हैं। उस वीडियो में शहादत की बात कर रहा है वो, और तमाम ऐसी बातें हैं, कह रहा है इस्लाम में लेके इसको लेकर विरोधाभास हैं वगैरह वगैरह। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जावेद सिद्दीकी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित तमाम इमारतों को खंगाला गया है, ईडी की जांच के दायरे में लाया गया है, दफ्तर तलाशे गए हैं, पूछताछ की गई है। और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक है, जिसका नाम जावेद सिद्दीकी है, उसे 13 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। अदालत ने अपने एक विस्तृत आदेश में कहा है कि काफ़ी एविडेंसेस हैं जिससे ये पता चलता है कि सिद्दीकी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रहा था, फर्जी मान्यता दे रहा था और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड में हेरा फेरी कर मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत शामिल हैं जो मिले हैं। इसे 18 नवंबर की देर रात पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। आपको बताएं कि शुरुआती जांच में कुछ ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिससे ये पता चलता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करता था इसका मालिक। आपको बताएं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर बेहद सघन चेकिंग हो रही है और एक महीने में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, इन्होंने जिससे भी बात की है, जिसके भी संपर्क में थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं कि एक और अहम जानकारी मिली है। डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये महिला हैं। इनके 7 बैंक अकाउंट हैं, 7 बैंक अकाउंट्स, और इनको मैडम सर्जन कहा जाता था। लखनऊ और फरीदाबाद के पते से इन्होंने 3 पासपोर्ट बनवाए थे। अक्टूबर में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अपने क्वार्टर के पते पर भी पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की थी। यानी शाहीन शाहिद के पास 3 पासपोर्ट। अब ये 3 पासपोर्ट कैसे बन गए? मतलब ये कैसे बन जाते हैं पासपोर्ट? 3 पासपोर्ट बन गए एक आदमी की, तो ये लापरवाही नहीं है। मतलब यहाँ आम आदमी का एक पासपोर्ट नहीं बनता, बनवाने वाले 3-3 बनवा के घूम रहे हैं। तो ये तो हमारे भी सिस्टम की खराबी है, नाकामी है। वो भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करता है। तमाम शेल कंपनी के बारे में पता चला है अल फलाह यूनिवर्सिटी के दौरान, और बेसिकली एक समूह को रेडिकलाइज करने की कोशिश डॉक्टर उमर कर रहा था। और जैसे आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जब 18 अक्टूबर की बात है, 1 महीने पुरानी बात है, 18 अक्टूबर को पुलवामा में एक जैश का आतंकी और धमकी भरा जो है एक पोस्टर दिखा एक पुलिस वाले को। पुलिस वाले ने जब उस पोस्टर की जांच करनी शुरू की कि पोस्टर कहाँ से आया है, पूछताछ करते करते जांच पहुंचती है डॉक्टर मुजम्मिल तक, और मुजम्मिल तक पहुँचते जांच शुरू होती है, पूछताछ शुरू होती है, फिर कुछ विस्फोटक मिलता है, फिर वो पहुँचती है पुलिस फरीदाबाद में। और जब मुजम्मिल के पते पर पहुँचती है तो देखती है कि उसके घर पर विस्फोटक ही विस्फोटक है। 2900 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मुजम्मिल के घर से बरामद होती है। पुलिस को मुजम्मिल के साथ डॉक्टर उमर की भी तलाश थी, क्योंकि दोनों का लिंक मिल गया था। उमर वहाँ से भाग निकला, उमर फरार हो गया। उमर फरार होने के बाद उसने अपना एक फ़ोन तो अपने भाई को पहले ही दे दिया था, दूसरा फ़ोन बंद कर दिया, और उमर को पुलिस ढूंढ रही थी। सोचिए कि पुलिस को पता था 8 नवंबर को कि उमर फरार हो गया है, मुजम्मिल का साथी है, और फिर भी हाई अलर्ट नहीं किया गया। और ये शक था, ये संदेह था कि कुछ विस्फोटक या हथियार उमर के पास हो सकता है, फिर भी कहीं कोई बंदोबस्तगी नहीं। उमर पहले भाग करके गया, वो केएमपी गया, एक ढाबे में सोया, फिर घूम कर वो
पूरे दिल्ली एनसीआर में घूमता रहा। दिल्ली आया 8 बजे, बदरपुर बॉर्डर पर उसका सीसीटीवी मिलता है। सीपी गया, सीपी जाने के बाद वो जामा मस्जिद के पास गया पुरानी दिल्ली, एक फैज़ इलाही मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, फिर आके पार्किंग में बैठा रहता है। वो डेटोनेटर था, उसने अपनी गाड़ी में विस्फोटक रखा था पहले से, उसको सेट किया होगा, उसमें वायरिंग की होगी, ये सब कुछ होता रहा। सोचिए जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त डॉक्टर उमर के परिवार से जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही थी कि उमर कहाँ है, और वो दिल्ली में था। तो क्या उसकी तस्वीर को रिलीज़ करके और सघन अभियान नहीं चलाना चाहिए था कि भाई किसी भी तरीके से ये पता चल पाए कि ये फरार है आतंकी। लगातार दिल्ली पुलिस अब ये कह रही है कि आप लोग सजग रहें, सुरक्षित रहें, पुलिस के आँख कान नाक मुंह बने और देखें कि आसपास आपके इलाके में क्या हो रहा है, किसी भी तरीके से कोई अफवाह ना फैलाएं वगैरह वगैरह। ये बातें जो हैं वो पुलिस की तरफ से हो रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में साफ तौर पर जहां आतंकी मंसूबे तो बेनकाब हुए ही, साथ ही ये भी पता चल गया कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। लाल किले में अभी भी चले जाइए, अवैध पार्किंग हो रही है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई जहां तहां गाड़ी खड़ी कर रहा है, किसी की गाड़ी कोई चेकिंग नहीं है, कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। एक बाकायदा, हम लगातार रोज़ कहते हैं कि बाकायदा एक नियम कानून बनना चाहिए कि किसी भी पार्किंग में गाड़ी लगे तो उसकी डिग्गी चेक हो। सब जगह नहीं तो कुछ हॉटस्पॉट्स हैं, चांदनी चौक है, लोटस टेम्पल है, और मॉल्स में तो चेक होते ही हैं। मॉल्स में हर आदमी कराता है तो पार्किंग में भी करा लेगा, क्या दिक्कत है। लाल किले में चेक करिए, सीपी में चेक करिए, लोटस टेम्पल में चेक करिए, कालका मंदिर में करिए, जामा मस्जिद में करिए ना, कौन रोक रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये वीडियो फेक है। अरे नहीं फेक है भाई, कभी कभी अपने बायसनेस के जो चश्मे को भी हटा के देखिए। मासूम लोगों की मौत हुई है, उनका कुछ लेना देना नहीं। एक ट्वीट है, हम चाहते हैं जो ओवैसी ने किया है वो ट्वीट सबको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा है कि दिल्ली धमाकों के आरोपी उमर नबी का एक बिना तारीख वाला वीडियो सामने आया है जिसमें वो आत्मघाती हमलों को शहादत बताकर सही ठहराता है और कहता है कि इसे गलत समझा गया है। इस्लाम में आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक बड़ा पाप है। ऐसे कृत्य देश के कानून के भी पूरी तरह खिलाफ हैं। इन्हें किसी भी तरह गलतफहमी नहीं कहा जा सकता। ये साफ साफ आतंकवाद है और कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर और महादेव के दौरान अमित शाह ने संसद में कहा था कि पिछले 6 महीनों में कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठनों में शामिल नहीं हुआ है। तो फिर ये समूह कहाँ से आया? इस समूह का समय रहते पता लगाने में नाकामी के लिए कौन जवाबदेही है, किसकी जवाबदेही है, ये बात भी ओवैसी ने कही है। जवाबदेही किसकी है वो तो आप जानते ही हैं सब लोग। जवाबदेही तो सरकार की है और सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। तो तमाम वो लोग जो लिप सिंक और बहुत बड़े साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं उनको बता दें कि वो वीडियो बिल्कुल सही है। सच में वो वीडियो बनाया और ऐसे तमाम वीडियोस ये उमर बना करके तमाम लोगों को, युवाओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी थोड़ा लॉजिकल होके भी सोचा जाए। हर चीज़ में कोई साजिश है, कोई फाउल प्ले है, कोई पर्दे के पीछे गेम है, नहीं होता है। इनोसेंट लोगों की जानें गई हैं, अपना एजेंडा अपने जेब में रखें। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी ये बात बुरी लग रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बुरी लग जाए। हम पत्रकार हैं और मैं पत्रकार हूँ, मुझे पता है कि मैं अपनी पत्रकारिता कैसे करता हूँ। किसी के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत न थी, न है, न होगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो हम पर हर रोज़ यकीन रखते हैं, हमें देखते हैं और हमारे काम को पसंद करते हैं और भरोसा करते हैं। सबसे ज़रूरी है भरोसा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।